नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा सोलंकी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायसेन से आज बीए सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से भारत निर्वाचन आयोग पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने आई हूँ। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो नई दिल्ली में स्थित है, निर्वाचन सदन, भारत निर्वाचन आयोग। और ये जो बिल्डिंग है ये इस बात की प्रतीक है कि भारत में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत करने में इस बिल्डिंग में कार्यरत रहे लोगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। मैं निर्वाचन आयोग पर बात करना प्रारंभ करूं इससे पूर्व मैं अपने बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में से किसी भी विद्यार्थी से ये जानना चाहती हूँ कि प्रजातंत्र कितने प्रकार के होते हैं। क्या कोई बताएगा? प्रजातंत्र कितने प्रकार के होते हैं? बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से कोई भी इस प्रश्न का जवाब दे। बीए प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों से मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई भी इस प्रश्न का जवाब दे कि प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है। हाँ जी बताइए। हेलो, अपना नाम बताइए बेटा। महेश नरगांव, मेरा नाम बीए मनीष वर्मा है। सेकंड सेम मैम। हाँ जी बोले। मैम वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दो जी प्रकार का होता है, खासकर प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अरे बहुत बहुत बधाई बेटा, बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। बहुत अच्छे, बैठ जाइए आप। जहाँ तक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात है वहाँ पर चुनावों का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे जो वयस्क नागरिक हैं वो अपने देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जैसे कि आप प्रतिनिधि प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, इस व्यवस्था में चुनावों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि जनता का समर्थन प्राप्त करके और जनता का बहुमत पाकर वैध सत्ता प्राप्त करते हैं और फिर शासन का संचालन करते हैं। तो चुनावों का महत्व अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सर्वाधिक है। और चूंकि वर्तमान समय में हर एक देश क्षेत्रफल के आकार से, जनसंख्या के संदर्भ में विशालकाय है, तो अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं रहा है। अब अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पद्धति ही अधिकांश, या हम कहें कि लगभग सभी देशों में प्रचलन में है। तो हमारी जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, बल्कि इससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है। अभी अभी हमारे प्रदेश में स्थानीय नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप में से जो भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त है सबने अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य किया होगा। और आप सभी जानते हैं कि मतदाता बनने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीज होती है वो है कि हमारे देश में जो न्यूनतम आयु है वो यदि आपने प्राप्त कर ली है तो आप मतदाता बनने के अधिकारी हैं। और अभी वर्तमान में ये आयु 18 वर्ष की है और हम सबको ये विश्वास होता है कि हमने जिसे वोट दिया है हमारा वोट उसी को जाएगा, क्योंकि हमारे देश में निर्वाचन का संचालन करने वाली जो एजेंसी है उस पर हम पूरा भरोसा रखते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली जो मशीनरी होती है वो पूरे प्रजातांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। भारत के संविधान निर्माता
चुनावों के महत्व से अच्छी तरह परिचित थे और इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक, स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। भारत निर्वाचन आयोग की अब हम संरचना एवं संगठन देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतनी संख्या में निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं जैसा कि आवश्यक समझें। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पद अवधियां ऐसी होंगी जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। अक्टूबर 1993 से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल, वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों में उनके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाए जाएंगे जिन कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार की महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करना होगा। वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटा सकेंगे। अब हम देखेंगे हमारे निर्वाचन आयोग की वर्तमान संरचना। हमारा वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय निकाय बन चुका है और इसमें 3 सदस्य हैं, अर्थात त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग। यह प्रारंभ से बहुसदस्यीय निकाय नहीं था। जब यह 25 जनवरी 1950 में गठित हुआ, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था, अर्थात इसमें सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करते थे। सोलह अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह
RVS पेरी शास्त्री जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोवा और VS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। फिर से 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया, और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। तो इस तरह से भारत निर्वाचन आयोग की जो वर्तमान संरचना है, ये 1 अक्टूबर 1993 के पश्चात अब बहुसदस्यीय निकाय है, और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य। हमारे निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। हमारा जो पूरा भारत देश है, 543 सदस्य चुने जाते हैं, और पूरा भारत देश 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमित किया जाता है, उसका सीमांकन किया जाता है। जब प्रारंभ में पहला चुनाव हुआ था, उस समय राष्ट्रपति के आदेश से ही चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था, लेकिन ये व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। तो उसके बाद एक परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया 1952 में। उसके तहत एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उसमें न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी होते हैं, और राज्यों में सीमांकन करने के लिए अन्य सहायक की भी नियुक्ति की जाती है, जो अधिकांशतः लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये जो परिसीमन आयोग है, वो हमारे देश में 10 वर्ष होने वाली जो जनगणना है, उसके पश्चात सीमांकन का काम करते हैं। अभी वर्तमान समय में वर्ष 2001 में जो जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर हमारे संसदीय और राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एकल सदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था प्रचलन में है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जो सीमांकन का काम किया जाता है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और जब संसद में इसकी रिपोर्ट रखी जाती है, तब संसद के द्वारा भी उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। अर्थात सीमांकन का जो काम किया जाता है, उसमें निर्वाचन आयोग को पूरे अधिकार है, जो परिसीमन आयोग के संदर्भ में अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है निर्वाचन आयोग का, वो है मतदाता सूचियां तैयार करना, या जिसे हम कह सकते हैं कि निर्वाचक नामावलियां तैयार करना। आप सभी जानते होंगे कि जब हम मतदान करने जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि क्या आपका नाम मतदाता सूची में है। यदि मतदाता सूची में नाम है, लेकिन आपके पास एपिक नहीं है, यानी जो फोटो युक्त परिचय पत्र है वो आपके पास नहीं है मतदाता का, तो भी आप अन्य कोई वैध पहचान पत्र दिखाकर, जिसमें आपका फोटो भी हो, आप मत डाल सकते हैं। लेकिन यदि निर्वाचक नामावली में ही आपका नाम नहीं है, तो आप वोट डालने के अधिकारी नहीं होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को गठित किया गया था 1950 को, और आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी की स्थिति में मतदाता सूचियों को तैयार किया जाता है। जब कभी आम चुनाव की घोषणा हो जाती है या मध्यावधि चुनाव होते हैं, उस समय भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त जितने भी वयस्क नागरिक हैं, उनका नाम इस मतदाता सूची में शामिल हो सके। निर्वाचन आयोग का अगला महत्वपूर्ण कार्य है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। हमारे देश में राजनीतिक दल अत्यधिक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उनकी संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। पहली बार जो आम चुनाव हुए थे, उसमें राजनीतिक दलों की संख्या थी 14, लेकिन
विगत कई वर्षों से कभी 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहे हैं और वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इसी तरह से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल भी होते हैं और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत किया जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उन्हें किस आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में बांटा जाता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि निर्वाचन आयोग इसके संदर्भ में आधार तय करता है और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी करता रहता है। सामान्यतया कुल डाले गए वैध मतों का 6% और कम से कम लोकसभा में भी न्यूनतम सीटों की संख्या मिलने पर ही किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के संदर्भ में भी कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम 6 से 8% पाना और साथ ही साथ 3 सीटें पाना भी बहुत आवश्यक माना जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय की स्थिति यह है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय संदर्भ में यदि किसी राजनीतिक दल को 8% कुल डाले गए वैध मतों का प्राप्त होता है तो भले ही उसने एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन फिर भी उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की संज्ञा दी जाएगी। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अधिकांश हमारे जो देश के नागरिक हैं, जब मतदान करने जाते हैं तो वो ना तो राजनीतिक दल का नाम देखते हैं ना प्रत्याशी का नाम देखते हैं, वो चुनाव चिन्ह को देखते हैं और उसके आधार पर मतदान कर देते हैं। तो निर्वाचन आयोग का ये जो काम है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजीकृत राजनीतिक जो दल होते हैं, उनके द्वारा चाहे गए चुनाव चिन्ह उन्हें दिए जाते हैं, उन पर उनका अधिकार हो जाता है। लेकिन जब कभी किसी राजनीतिक दल का विभाजन होता है, उस समय किस चुनाव चिन्ह को कौन से राजनीतिक दल को दिया जाए, मूल राजनीतिक दल को या जो उससे हटके अलग खड़ा हो गया है उसे, उस संदर्भ में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। चुनाव करवाना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है और संविधान के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग का गठन इसी लक्ष्य को पाने के लिए किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के लिए निर्वाचन कार्य संपन्न करवाता है और इसके संदर्भ में उसे निरीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण के पूरे अधिकार प्राप्त हैं। अर्ध न्यायिक कार्य भी होते हैं। संसद सदस्यों की अयोग्यताओं या फिर राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना भी चुनाव आयोग का कार्य है। लेकिन इस संबंध में कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, तो चुनाव आयोग इस कार्य को करने में थोड़ी सी असहजता महसूस करता है। अन्य कार्य भी किए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। राजनीतिक दल क्या नहीं कर सकते हैं। एक आदर्श व्यवहार चुनाव संचालन करने के लिए क्या होना चाहिए, इस बात को तय निर्वाचन आयोग करता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति, धर्म या अन्य सांप्रदायिक आधारों पर वोट अपील नहीं कर सकता है। अपने विरोधी प्रत्याशी के लिए कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, बिना किसी प्रमाण के उस पर कोई आरोप लगाना, ये कार्य भी नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से हो या दूरदर्शन के माध्यम से हो। उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय की राशि को निश्चित करना। उम्मीदवार कितना व्यय कर सकते हैं, इस राशि को समय समय पर परिवर्तित किया गया है। वर्तमान समय में भी
लोकसभा हेतु अधिकतम व्यय राशि 70 लाख है और विधानसभा हेतु अधिकतम व्यय राशि है 28 लाख। ये नवीनतम परिवर्तन है जो मैं आपको बता रही हूँ व्यय राशि के संदर्भ में। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, इससे हमारे युवा विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि स्वीप और सेंस ये दोनों जो शब्द हैं इनसे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि इन दोनों के ही संदर्भ में महाविद्यालयों में काफी आयोजन किए गए हैं, रैलियां निकाली गई हैं, कई प्रतियोगिताएं की गई हैं। तो मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण ने इस महत्वपूर्ण अधिकार को समझे कि उसका जो मत है वो कितना महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग, क्योंकि हमें यह बिना मांगे मिल गया है, इसकी कीमत नहीं जानते हैं। कई बार हम निर्वाचक नामावली में भी अपना नाम दर्ज नहीं करवाते हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बनवाते हैं, और यदि ये दोनों बन भी चुके होते हैं, हमारा नामावली में भी नाम दर्ज है और हमारे पास वोटर, क्योंकि हमारी सोच ये रहती है कि हमें क्या करना है वोट देने से, हमें अच्छी नौकरी मिल चुकी है, हमारा अच्छा परिवार चल रहा है, तो हमें वोट देने से क्या मतलब है, कोई भी सरकार बने, कोई भी व्यक्ति जीते, हमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति है, ये जो हमारी नकारात्मक सोच है, इसी सोच को दूर करने का काम निर्वाचन आयोग मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देकर करता है। आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले वोट दो, बाकी सब छोड़ दो। तो सबसे पहले वोट, क्योंकि आपको ये तय करना है कि आप किसे चुनेंगे। आपके चुने गए प्रतिनिधि ही शासन सत्ता संभालते हैं, और जब वो कोई गलती करते हैं तो फिर आपको कहने का हक भी होता है, उनकी आलोचना करने का अधिकार होता है। लेकिन यदि आपने उनको चुना ही नहीं है तो फिर आप किस तरह से उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो मतदाताओं को लगातार राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप अभी जितने भी आम चुनाव हुए हैं, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, और निर्वाचन आयोग इसके लिए बधाई का पात्र है। इसके अलावा जो चुनाव याचिकाएं होती हैं, उनके संबंध में भी सरकार को आवश्यक सलाह देने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। इन सब के अलावा आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। अब हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की भूमिका की। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पक्षपात रहित चुनाव हो और मतदाताओं को विश्वास हो कि ये जो चुनाव प्रक्रिया संचालित की जा रही है वो पूरी तरह से पक्षपात रहित है। आयोग की स्थापना, जैसा कि आप जान चुके हैं, 25 जनवरी 1950 को की गई। आयोग तो 1950 से ही था, लेकिन 1951 से 1990 तक के वर्षों में एक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग ने बहुत अधिक मर्यादित रूप में अपनी भूमिका निभाई, तथा आयोग पर ये आरोप भी लगते रहे कि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि शासन के अधीन संस्था के रूप में अपने कार्य संपन्न कर रहा है। कुछ सीमा तक ये आरोप सही भी थे, लेकिन 1991 से स्थिति पूर्णतया परिवर्तित हो गई। बारह दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक आप अभी ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है टीएन शेषन साहब की, जो भारतीय चुनावी व्यवस्था के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए हैं। इन्हें भारत के सबसे सक्सेसफुल, सबसे सफलतम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जाना जाता है।
1990 के पहले हमारे देश की चुनाव व्यवस्था में बहुत ज्यादा शोर शराबा, मसल्स पावर्स या कहें बाहुबल की शक्ति, धन की शक्ति और सत्ता के दुरुपयोग की स्थितियां निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। 1991 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री टी.एन. शेषन की नियुक्ति के साथ ही उन्होंने इन स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का निश्चय किया। सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया, लोकसभा या विधानसभा के सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिया जाना आवश्यक है तथा आयोग खर्च के इस विवरण की सत्यता की जांच करेगा। आयोग के इस कदम से जो धन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी चुनावी व्यवस्था में आ चुकी थी, उस पर रोक लगी। चुनाव प्रचार में सार्वजनिक और निजी भवनों की दीवारों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस व्यवस्था को मैंने स्वयं देखा है। जब मैं स्कूल में हुआ करती थी और जब चुनाव होते थे तो हर एक घर की दीवारें और सार्वजनिक भवनों की दीवारों पर भी विभिन्न राजनीतिक दल अपने से संबंधित नारे लिख दिया करते थे बिना भवन मालिक की अनुमति के। और ये जो व्यवस्था थी ये बहुत ही खराब स्थिति होती जा रही थी। तो चुनाव प्रचार में ये जो बात थी, इसके संदर्भ में आयोग ने व्यवस्था की कि सार्वजनिक और निजी भवनों की दीवारों का उपयोग राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। और अब आप देखिए, जब कभी भी चुनाव होते हैं किसी भी स्तर के हों, लेकिन ना तो निजी भवन खराब किए जाते हैं और ना ही सार्वजनिक भवन। इसका श्रेय निर्वाचन आयोग को है। किसी क्षेत्र के लिए चुनाव घोषणा के बाद शासन और शासन से जुड़े मंत्री जो होते हैं वो नीति संबंधी घोषणाएं, नवीन योजनाओं की घोषणाएं या संबंधित क्षेत्रों के प्रसंग में अनुदान की घोषणाएं नहीं कर सकेंगे। ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, उसका परिणाम क्या निकला कि आप मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो जब चुनाव अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाती है और इस तरह से कोई भी नए निर्णय, नई घोषणाएं जो मतदाताओं के मत को प्रभावित कर सके वो नहीं होती हैं। चुनाव के समय मंत्रियों की सरकारी यात्राओं और शस्त्रों के नए लाइसेंसों को भी नियंत्रित किया गया। यहाँ तक कि अब ये व्यवस्था है कि जिनके पास लाइसेंस शुदा हथियार होते हैं उन्हें भी चुनाव के समय जमा करवाया जाता है। और इससे जो बाहुबल का प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था में चुनावों के संदर्भ में हो रहा था, उस पर भी रोक लगी है। फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी मतदाताओं को पहचान पत्र, ये निर्वाचन आयोग का सबसे क्रांतिकारी कदम था। फर्जी मतदान की जो समस्या थी वो हमारी चुनावी व्यवस्था का एक रोग बन चुकी थी। पहचान पत्र दिए जाने का कार्य 1994 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इस कार्य में विशेष रूप से कुछ राज्यों में अनेक बाधाएं खड़ी हुई और इस कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया। अप्रैल मई 2004 और 2001-2 के वर्षों में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में जो चुनाव हुए थे, उन सभी में चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग तभी कर सकेंगे जबकि उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र या राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि अन्य कोई वैध फोटो युक्त पहचान पत्र हो। तो ये जो परिचय पत्र की व्यवस्था थी, इससे फर्जी मतदान पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। 1997 में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने संगठनात्मक चुनाव पूरे करवाएं। वो राजनीतिक दल जो कि प्रजातंत्र को साकार रूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हीं राजनीतिक दलों में आंतरिक रूप से लोकतंत्र नहीं था। और यह बात हमारे निर्वाचन आयोग को चुभी
और उन्होंने मजबूर कर दिया राजनीतिक दलों को कि वो अपने यहाँ अंदरूनी तौर पर भी लोकतंत्र लाएं। भारत की चुनाव व्यवस्था की एक गंभीर समस्या है अपराधी तत्वों का विधायी संस्थाओं में प्रवेश। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 2003 में यह अंतिम तौर पर व्यवस्था कर दी गई है कि लोकसभा या विधानसभा के सभी उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र पर अपनी शिक्षा, संपत्ति, लेनदारियों, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में समस्त विवरण प्रस्तुत करना होगा। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मतदाता के रूप में हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि हम जिसको चुनने जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कितना शिक्षित है, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, और यदि कभी उससे कुछ अपराध हुआ है तो वो किस प्रकृति का है। अपने प्रत्याशी के संदर्भ में ये सब जानकारी जानने से क्या होता है कि हम ये तय कर पाते हैं कि हमें उसे वोट देना है या नहीं देना है। साथ ही साथ एक मतदाता का ये अधिकार भी होता है कि वो जिस प्रत्याशी को चुनने जा रहा है उसके बारे में समस्त जानकारियां उसे होना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रत्याशी के बारे में सब बातें जान पाते हैं। ये कोशिश की गई थी कि ये जब निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया था कि ये सब विवरण देना चाहिए प्रत्याशी को, तो संसद में पारित कर दिया गया था नियम कि इससे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस नियम को अवैध घोषित कर दिया। तो इस बात का श्रेय हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी जाता है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखा। इस व्यवस्था के पीछे सोच यह है कि जनता को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिल जाएगी, तब जनता ऐसे उम्मीदवारों को विजयी नहीं बनाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से यह व्यवस्था 2014 में संपन्न 16वीं लोकसभा और विविध राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी अपराधी तत्वों के प्रवेश को पूरी तरह रोक नहीं पाई है। तो इसके लिए मतदाता जागरूकता ही एकमात्र समाधान है। इन सब के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ने अपने आचरण के आधार पर सभी पक्षों को समझाया है कि आयोग में अपने निर्देश के पालन करवाने की क्षमता है, और यदि चुनाव में फर्जी मतदान और मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की घटनाएं होती हैं तो मतगणना के पूर्व ही चुनाव को निरस्त किया जा सकता है। और आयोग ने इस कार्य को कई बार किया भी है। जहां कहीं भी उसे ये सूचना मिल जाती है कि किसी मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी हुई है तो वो उस चुनाव को निरस्त कर देता है और फिर नए सिरे से चुनाव करवाए जाते हैं। अब यह बात अंतिम रूप से निश्चित हो चुकी है कि चुनाव कार्य में लगे समस्त स्टाफ पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होगा और आयोग को चुनाव कार्य में नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारा निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है, न कि कार्यपालिका और संसद ने। आप में से कोई विद्यार्थी क्या मुझे ये बता सकता है कि हमारी शासन व्यवस्था में एक ऐसी संस्था थी जिसका गठन मंत्री परिषद के एक निर्णय के द्वारा हुआ था और हाल ही में उस संस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नई संस्था का गठन किया गया है? यदि इस प्रश्न का जवाब मुझे बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत
सुकून की और सुखद आश्चर्य की बात होगी। अभी किस संस्था को, हाँ जी बोले, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सेंधवा से। SNPG कॉलेज खंडवा से आरती कुशवाहा। हाँ जी बोले बेटा। योजना आयोग के बदले नीति आयोग कर दी। बहुत बहुत बधाई बेटा, इसका मतलब है आप पेपर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में ही इसका प्रावधान किया गया है, तो ना तो कार्यपालिका और ना ही संसद इस संस्था को समाप्त कर सकती है। हमारे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाअभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। यदि हमें अपने पद संबंधी पूरी सुरक्षा प्राप्त है, तो हम निष्पक्ष होकर, बिना भयभीत हुए, स्वतंत्र होकर अपने कार्य का संपादन कर सकते हैं। और यही स्वतंत्रता मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है और संचित निधि पर लोकसभा के द्वारा मतदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। संक्षेप में, संविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के संपादित कर सकें। अभी इतनी सारी बातें मैंने निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आपसे की है। मैं 26 सालों से BA फर्स्ट ईयर के बच्चों को राजनीति विज्ञान पढ़ाती आ रही हूँ। मेरा एक प्रश्न अब उनसे है कि आप अभी जो BA सेकंड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं, उस प्रश्न पत्र का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? क्या आप में से कोई बता पाएगा? कई बार बच्चे पूरा सिलेबस जान लेते हैं, परीक्षा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस पेपर का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो पता नहीं होता है। बताइए आप में से, BA सेकंड सेमेस्टर के बच्चों से ही प्रश्न है और वही जवाब दें। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ रहे हैं, टाइटल क्या है? जी बोले। हेलो। हाँ मैम, मैं PG कॉलेज से बोल रही हूँ, अनीता उइके। जी बोले। जी, इसका शीर्षक है भारतीय राजनीति, भारतीय शासन और राजनीति। हाँ, वेरी गुड बेटा, भारतीय शासन और राजनीति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय शासन के संदर्भ में आपको क्या पता लगाना होता है कि हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, उसके बाद हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस तरह से बना है, फिर हमारे देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्य संबंध, और उसके बाद थर्ड यूनिट का ये आखिरी चैप्टर है निर्वाचन आयोग। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, ये हमारे देश की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ प्रश्न आपसे, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी मैंने अपने स्लाइड्स में इस प्रश्न का जवाब दिया भी है। यदि आपने ध्यान से सुना और देखा है तो आप इस प्रश्न का जवाब निश्चित तौर पर दे पाएंगे। प्रादेशिक, हाँ जी बोले। जी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य कोई जवाब देना चाहेगा? नहीं, अन्य कोई जवाब दे इस प्रश्न का? हेलो मैम, राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, वेरी गुड बेटा,
मतलब आपने ध्यान से सुना और देखा है। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग की सलाह से की जाती है, उनकी सहायता के लिए की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? हेलो मैम, निर्वाचन आयोग का, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? मैम 25 जनवरी 1950। ओ क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताइए। शशिकांत यादव। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम खंडवा कॉलेज से। बहुत बहुत बधाई, आपने सही बताया। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया है। आप ये भी बता सकते हैं कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। यस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना। क्यों बनाया जाता है बताइए? मैम क्योंकि लोगों को जागरूक करना होता है और इसके द्वारा जो है सही निर्वाचन मतलब जानकारी भी दी जाती है और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में वोट देके अपने अधिकार प्राप्त करें। अरे बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, धन्यवाद बेटा। अब अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उसके बाद में आपके प्रश्न भी आमंत्रित करूंगी, आप लिख के रखिए। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रश्न पूछने में बड़े संकोच करते हैं, इसलिए मैं उत्साहित कर रही हूँ कि मेरे प्रश्नों के बाद पास बहुत प्रश्न हो। हाँ जी बोलिए। मुख्य चुनाव आयुक्त। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग की चुनाव आयोग। हाँ जी निर्वाचन बोलिए। आयोग। ओके, हाँ जी, मुख्य निर्वाचन आयोग, आप सही बताए। हाँ बोले बोले। पीजी कॉलेज धार से। हाँ जी, हाँ बोले बेटा। हाँ धार से आप बात करिए भाई, संकोच कर रहे हैं वो। हेलो। हाँ हाँ बोल। हाँ जी, हाँ छतरपुर से बोले आप। हाँ मैम, निर्वाचन आयोग। परिसीमा निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है? जी, परिसीमा निर्वाचन। हाँ, परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना। ओके बेटा, ठीक है। थैंक यू मैम। अब एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। आप इस तस्वीर को देखिए। आप में से कोई भी विद्यार्थी क्या इसका नाम बता पाएंगे? तस्वीर में जो व्यक्ति हैं जी। हेलो। हेलो, हाँ बताएं। डॉक्टर एच.एस. ब्रह्मा। हाँ, बहुत बहुत बधाई बेटा। अभी वर्तमान समय में 16 जनवरी से हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे एच.एस. ब्रह्मा जी। तो आज हमने निर्वाचन आयोग के संदर्भ में विस्तृत बातचीत की है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी प्रश्न पूछने में बहुत संकोच करते हैं। अगली बार हम जिस भी विषय पर आपसे बातचीत करने आएंगे, मैं चाहूंगी कि फर्स्ट ईयर के बच्चे उस विषय पर अच्छी तैयारी करें। सूचना आपको पहले मिल जाती है और लगातार फिर आप प्रश्न पूछें। मेरा मोबाइल नंबर 9406649506 9406649506। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा ईमेल एड्रेस है ushasolanki.27@gmail.com। इन दोनों साधनों के जरिए मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आपकी विषय से संबंधित जो भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा